इसके बाद छात्रों हम देखते हैं कि रक्त का थक्का कैसे जमता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। आपको बचपन में या अभी भी चोट लगती है और चोट लगने के बाद रक्त का थक्का किस प्रकार जम जाता है, इस सारी चीज पे आपको क्या करना, चर्चा करेंगे। छात्रों ध्यानपूर्वक देखने वाले, तो सबसे पहले छात्रों क्या पढ़ने वाले, चोट लगने पर घाव से रक्त बहने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद रक्त का बहना स्वतः ही रुक जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। अगर हम बात करें, ये व्यक्ति है, इसकी उंगली पर क्या लग गया बेटा, चोट लगी है, इसकी उंगली पर चोट लगी है और चोट लगने के बाद इस उंगली से रक्त बहना बंद हो जाता है। खून का बहना जब बंद हो जाता है तो इसकी उंगली पर एक रक्त का थक्का जम जाता है। इसी को पढ़ने वाले इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो रक्त का थक्का आपको देख लो, ये हाथ में बेटा एक रक्त पूरी तरह से जम गया है घाव के ऊपर। अगर हम सीधी सी घाव के ऊपर रक्त का जमना, घाव के ऊपर रक्त का जमना क्या कहलाता है, रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। आप इस चित्र के माध्यम से पूरा स्पष्ट दे सकते हैं कि इसके हाथ पर रक्त का थक्का जम गया है। इसकी उंगली पर देखोगे तो पूरा चोट लगने के बाद जब रक्त का बहना बंद हो जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, रक्त का थक्का कहते हैं। अब प्रोसेस कैसे होती है, रक्त का थक्का कैसे जमता है, कौन कौन सी क्रिया विधि होती है और कितने चरणों में इसको बांटा गया है, वो सारी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। समझ में आए बच्चों? तो देखेंगे ब्लीडिंग टाइम जो होता है आपका, रक्त का जो बहता है, ब्लीडिंग टाइम की बात करें, रक्त जब बहता है कितने मिनट तक, 1 से 3 मिनट तक आपका ब्लीडिंग टाइम होता है। अगर बात करें रक्त का थक्का, 2 से 8 मिनट के अंदर आपके घाव के ऊपर, 2 से 8 मिनट के अंदर आपके घाव पर रक्त का थक्का जम जाता है। आपका रक्त कितने मिनट तक बहता है, लगभग 1 से 3 मिनट तक रक्त बहता है। और रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग पूछा जाए कितने समय तक जम जाता है, तो आप कहोगे 2 से 8 मिनट के बीच में आपका रक्त का थक्का जम जाता है। मैं बात करूं, कभी कभी रक्त वाहिनियों में भी रक्त का थक्का बन जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। आपको बताएं, आपकी जो नसें हैं जिसमें रक्त का प्रभाव होता है, रक्त घूमता है, जैसे धमनी हो गई, सिरा हो गई, तो आपको बता दें आपके शरीर में रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। रक्त वाहिनियां का अर्थ है धमनी और सिरा, अरोटा, महाधमनी, महासिरा, पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी धमनी, इतनी सारी चीजें पाई जाती है। अगर उनमें रक्त का थक्का जम जाए तो क्या होगा, आपकी नसों में रक्त का क्लॉट जम जाए तो क्या होगा, ये 2 प्रकार का होता है बेटा। देखेंगे थ्रोम्बस क्लॉट क्या होता है, तो ये भी ध्यान रखें, थ्रोम्बस क्लॉट क्या होता है, ये स्थिर थक्के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, स्थिर थक्के, मतलब एक जगह हमेशा जमे रहते हैं, स्थिर थक्के होते हैं। इनका हिल डुल नहीं सकते, एक जगह पर अगर जम गए हैं ना बेटा, तो ये जम गए हैं, जो आकार में लगातार बड़े होते जाते हैं। मान के चले ये नसें आपकी रक्त वाहिनी है, रक्त वाहिनी में एक जगह पर ब्लड जम गया है, ब्लड की थक्का जम गया है और लगातार ये क्या होते हैं, बड़े होते रहते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों, ये लगातार बड़े होते हैं, इसलिए थ्रोम्बस क्लॉट बोला जाता है। और अंत में रक्त वाहिनी में अवरोध कर देते हैं। अवरोध का मतलब है रक्त वाहिनी को पूरी तरह से रोक देते हैं, पूरी तरह से, ना इधर से रक्त आएगा ना इधर से जाएगा, पूरी तरह से रक्त वाहिनी को क्या कर देते बच्चों, ब्लॉक कर देते हैं। तो इस प्रकार के क्लॉट को थ्रोम्बस क्लॉट कहा जाता है। शब्द की महिमा है बेटा, अगर आप शब्द को, मैं एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के बताता हूं कि थ्रोम्बस क्लॉट क्या होता है। रक्त वाहिनियों में इसे स्थिर क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा एक जगह ही जमा रहता है और जमा रहकर अपना आकार बड़ा कर लेता है, इसलिए छात्रों इसे थ्रोम्बस क्लॉट कहते हैं। देखेंगे यदि धक्का हृदय की कोरोनरी धमनी में जम जाए, कोरोनरी धमनी क्या होता है आपको पता होगा, कोरोनरी धमनी की बात करें, कोरोनरी धमनी क्या होता है छात्रों,
एक बार नजर मारोगे, हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी को, रक्त पहुंचाने वाली धमनी को क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी कहते हैं। यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिस प्रकार हमारे ब्रेन को रक्त की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपके हृदय को भी क्या रक्त की आवश्यकता होती है। तो रक्त को हृदय को रक्त पहुंचाने के लिए जिस धमनी की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी कहते हैं। हमारे दिल को अगर रक्त चाहिए तो रक्त कौन पहुंचाता है? कौन सी नली पहुंचाती है? कौन सी वाहिनी पहुंचाती है? वो वाहिनी कौन सी होती है? कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी के ब्लॉक हो जाने पर, अगर मैं यहां पर बात करें, ये आपकी कोरोनरी धमनी है छात्रों, ये आपकी कोरोनरी धमनी है। सीखना, कोरोनरी धमनी में क्लॉट जम गया है, आपका रक्त का थक्का जम गया है, तो बताओ हृदय में रक्त का परिवहन होगा? क्या हृदय में ऑक्सीजन का परिवहन होगा? तो आप कहोगे सर हृदय की ओर ऑक्सीजन का परिवहन और रक्त का परिवहन बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए बेटा छात्रों आपको हार्ट अटैक आता है। कोरोनरी धमनी ब्लॉक हो गई। अगर कोरोनरी धमनी ब्लॉक हो जाने पर रक्त का परिवहन हृदय की तरफ नहीं हो पाता, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक आता है। जब या थक्का हृदय की कोरोनरी धमनी में बन जाए तो इसे क्या कहते हैं? कोरोनरी थ्रोम्बस कहते हैं। तो कोरोनरी थ्रोम्बस आपको समझ में आ गया कि जब कोरोनरी धमनी में थक्का जम जाए तो आपका कौन आएगा? कोरोनरी थ्रोम्बस कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को क्या आता है बेटा? हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आना, कोरोनरी धमनी में रक्त का थप्पा या क्लॉट जम जाता है, जिसके कारण आपका हार्ट अटैक आता है। यदि मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों में थक्का जम गया, जो हृदय की रक्त वाहिनी में थक्का जम गया, तो कौन आ जाएगा? हार्ट अटैक। अगर मस्तिष्क की वाहिनियों में रक्त का क्लॉट जम जाए, आप रक्त का थक्का जम जाए ना बेटा, तो आपको क्या कहते हैं? सेप्टिक थ्रोम्बस कहते हैं। सेप्टिक थ्रोम्बस कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमता है उसे कहते हैं सेप्टिक थ्रोम्बस कहते हैं। जब हृदय की वाहिनियों में थक्का जमता है उसे क्या कहते हैं? कोरोनरी थ्रोम्बस कहते हैं। अगर जिसके कारण व्यक्ति को क्या आ जाता है? लकवा हो जाता है। लकवा तो बीमारी आपने सुना होगा कि लकवा लग गया है, पूरा शरीर पैरालाइसिस हो गया। आपने सुना कि लकवा लगने से शरीर पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा को पैरालाइसिस कहते हैं। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना। देखेंगे थ्रोम्बस क्या है, देखो बेटा, छात्रों देख ली, ये चित्र दिखाई दे रहा, आकार में कैसा है? बड़ा हो रहा है। थ्रोम्बोस क्या है? आकार में बड़ा हो रहा है और एक जगह पर ही है बेटा, एक जगह पर ही स्थित होता है, इसे ये थ्रोम्बोस क्लॉट कहते हैं। अगर मस्तिष्क में जम गया है, अगर ये देख रहा रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, रेड में मस्तिष्क की नसों में आपका क्लॉट जम गया, रक्त का थक्का जम गया है, तो आपको क्या हो जाएगा बेटा? छात्रों क्या हो जाएगा? लकवा हो जाएगा। इसको सेप्टिक थ्रोम्बस की कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना कि सेप्टिक थ्रोम्बस क्या होता है, जो कि मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, चले छात्रों देखिए, एम्बुलोस क्या होता है? एम्बुलस क्लॉट क्या होता है? एम्बुलोस क्लॉट क्या होता है ये भी देखेंगे। ये गतिशील थक्के होते हैं, ये बहते रहते हैं, रक्त के साथ कैसे होते हैं? बहते रहते हैं। ये थक्का स्थिर था, परंतु ऐसा थक्का जो रक्त के साथ बहता रहता है, गतिशील रहता है, रक्त के साथ बहता रहता है, इसी को क्या कहते हैं? एम्बुलोस क्लॉट कहते हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है क्या? ये आपका थक्का है, ये आपका थक्का है बच्चों। छात्रों चित्र के माध्यम से देखेंगे, ये आपका रक्त का थक्का है, ये रक्त के साथ क्या हो रहा है? बह रहा है, ये रक्त के साथ परिसंचरण कर रहा है, एक जगह पर ठहरा नहीं है। जब एक जगह पर ठहरता नहीं होता, इस प्रकार की क्लॉट को क्या कहते हैं? एम्बुलस क्लॉट कहते हैं। बात क्लियर हुई क्या? एम्बुलस क्लॉट गतिशील होने के कारण थ्रोम्बस की अपेक्षा अधिक हानिकारक होते हैं। ये थ्रोम्बस की भांति वो कम हानिकारक होता है, ये ज्यादा। क्या पता कहां पर रुक जाए? रक्त के साथ बह रहा है ना बेटा, मस्तिष्क में चला गया, तुरंत स्फोट में मृत्यु हो जाए। दिल की कोरोनरी धमनी में अटक गया,
तो वहां पर मृत्यु होगी, तुरंत क्या हो जाती बच्चों, स्पॉट पर क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा डेंजर है। एम्बुलर क्लॉट की बात करें, रक्त का थक्का बनाने की क्रिया विधि आपको बताएंगे। कौन सी? पहली क्रिया विधि की बात करें, पहले एक सेंटेंस आ रहा है, उस सेंटेंस की आपको बात करें। हर चीज को बच्चों आपको एक शब्द बता दिया जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होती है, थ्रोम्बो प्रोटीन या फाइब्रो प्रोटीन जो होती है, रक्त का थक्का जमाने में कार्य करती है। परंतु रक्त का थक्का को इतनी डिटेल से आज तक किसी ने नहीं बताया होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे बात करें एंजाइम कैस्केड थ्योरी, कैस्केड थ्योरी किसने दी? एंजाइम कैस्केड थ्योरी किसने दी? तो यह सिद्धांत मैक फार्लैंड और बेटा को वर्कर ने द्वारा दी। ये सिद्धांत भी किससे संबंधित है? रक्त के थक्का से संबंधित है। तो अगर ये सिद्धांत पूछा गया एंजाइम कैस्केड सिद्धांत किससे संबंधित है, तो रक्त के थक्का से ये सिद्धांत संबंधित है। अगर पेपर ये पूछा गया ये सिद्धांत किसने दिया, तो मैक फार्लैंड ने दिया और साथ ही साथ को वर्कर के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगर हम आगे चले, छात्रों बड़ी डिटेल से पढ़ना है, आप टीचर्स बनने वाले हैं। अगर टीचर बनोगे तो आपको हर चीज स्पष्टीकरण से पढ़नी पड़ेगी और डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। आप देखेंगे जो रक्त का थक्का जमता है वो 3 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में पूरा होता है? 3 चरण लगते हैं। जब रक्त का थक्का बनता है तो वो 3 चरणों में बनता है। पहला होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। पहला रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया कौन सी है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। ये क्या है बच्चों? जब चोट लगती है आपके शरीर के किसी भाग में चोट लग गई तो बेटा एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित होते हैं। ये 2 एंजाइम सीक्रेशन होते हैं। जब आपको किसी भी भाग पर चोट लग गई, हाथ में लग गई, पैर में लग गई, पीठ में लग गई, तो आपके घाव में से क्या निकलते हैं? एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट होते हैं, निकलते हैं। दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं? उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन से सहयोग करके प्रोथ्रोम्बोनेस बनाते। क्या बनाते बच्चों? प्रोथ्रोम्बोनेस। ये तो ध्यान रखने वाली बात है थोड़ा सा सॉरी। तो बेटा ये क्या करती है? ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाती है बेटा? प्रोथ्रोम्बिनेस बनाती है और प्रोथर्मस बनाती है, जिसके कारण आपका रक्त का थक्का बनने लगता है। तो पॉइंट देखेंगे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जब मुक्त होता है, आपने पेस्ट पढ़ लिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण रक्त जमता है, रक्त का थक्का जमता है। परंतु कैसे? जब एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? प्रोथ्रोम्बोनेस बनाते हैं, जिसके कारण आपका रक्त का थक्का क्या हो जाता है? जमता है। प्यारे छात्रों देखेंगे यह एंजाइम रक्त में उपस्थित प्रतिस्कंदन पेरिन को निष्क्रिय करता है, जिसे एंटी पेरिन भी कहते हैं। कहने का अर्थ है ये एंजाइम क्या करते हैं? स्कंदन को रोकते हैं, पेरिन को प्रतिस्कंदन करते हैं। तो इस क्रिया के कारण आपकी पहला चरण हो जाता है रक्त का थक्का बनना। अब दूसरे की बात करें, देखो बेटा ये किसी को चोट लगी है, चोट लगेगी 2 से 3 मिनट बाद, 2 से 3 मिनट क्या निकलेगा? खून निकलेगा। और बेटा 2 से 8 मिनट पर रक्त का थक्का जम जाएगा। तो बेटा आपको छात्रों ये भी पता होना चाहिए कि पहला चरण कौन सा आता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होगा। पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होगा जब ये घाव में पहली लेयर बनना स्टार्ट होती है। देखेंगे दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आता है प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन में परिवर्तन। देखेंगे दूसरा आता है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन होना। ये रक्त के जमने की दूसरी प्रक्रिया है। ये रक्त के जमने की कैसी प्रक्रिया? दूसरी है। इसमें भी बेटा क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय होकर प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदल देता है? थ्रोम्बिन में बदल जाता है। तो इसमें थ्रोम्बिन में बदल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको हमेशा से पढ़ाते हुए आए हैं कि फाइब्रिन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाती है, तो तीसरी जो प्रक्रिया है
फाइब्रिनोजन का फाइबर में परिवर्तन होना, तीसरा रक्त का थक्का बनाने की विधि है, रक्त का थक्का बनाने की विधि तीसरी है। देखेंगे फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में उपस्थित घुलनशील एक प्रकार की प्रोटीन है। तो सबसे पहले फाइब्रिनोजन कहां पर पाई जाती है, तो आपको ये आंसर लगाना पड़ेगा प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा आपको डिस्कस कर चुका हूं, प्लाज्मा रक्त का जल वाला भाग होता है, जल वाला भाग होता है, जिसमें लगभग 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। 90 से 92% जल होता है। तो प्लाज्मा आपके रक्त का जल लिक्विड तरल भाग होता है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन छात्रों सीख रही कोशिश करना, नहीं सीखोगे तो दुनिया भर की किताब पढ़ी हुई है, दुनिया भर के यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े हैं। तो यहां से आपको सीखना है कि फाइब्रिनोजन क्या करता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, और जो कि कैसी है बेटा, घुलनशील, जल में घुलनशील प्रोटीन है। ठीक, थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन के एक लगों का बहुलीकरण कर अघुलनशील रेशेदार प्रोटीन में फाइब्रिनोजन बनाता है। तो बेटा क्या होता है, ये थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन से क्रिया कर लेती है। क्रिया करने के बाद क्या बनाती है बेटा, एक रेशेदार प्रोटीन फाइब्रिन बदल जाती है। तो बेटा ये किस में बदल जाती है, फाइब्रिन में चेंज हो जाती है। ये किससे क्रिया करने पर, जब थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रिन प्रोटीन से बहुलीकरण कर लेता है, आपस में संयुक्त हो जाता है, तो एक रेशेदार प्रोटीन बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन बनाता कहते हैं। अगर बात करें, ये फाइब्रिन के रेशे घाव के जाल का निर्माण करते हैं। सबसे इंपोर्टेंट लाइन आ गई है। ये फाइब्रिन प्रोटीन आपका जब घाव भरता है ना बेटा, घाव पर एक जाल बना लेते हैं। जब खून बंद होता है तो आपके घाव पर क्या बना लेते हैं, एक जाल बनाते हैं। तो जाल बनाने का कार्य कौन करता है, फाइब्रिन के रेशे घाव पर एक जाल बना लेते हैं, जिसमें रक्त कणिकाओं के अटक जाने से रक्त का बहना क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्लियर। थक्का बनाने के बाद भी थक्के में रक्त का कुछ भाग हल्के पीले रंग के तरल के रूप में बाहर निकलता है, जिसे हम सीरम कहते हैं। देखेंगे आपका रक्त का थक्का जम गया, आपका रक्त का थक्का बन गया, परंतु उसमें से कुछ पीला पदार्थ निकल रहा है। पूरी तरह से थक्का नहीं बन गया है, परंतु उसमें से कुछ पीला पदार्थ निकल रहा है। पीला पदार्थ को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम। क्या आपको पता है सीरम क्या होती है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि सीरम क्या होता है। जब अब अगर बात करें, अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दी जाए, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दी जाए, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को क्या कर दिया जाए बेटा, निकाल दिया जाए। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए, तो शेष बचा भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में ही होता है। प्लाज्मा में से कौन सी प्रोटीन निकाल दी जाए, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए, तो वो भाग क्या कहलाता, सीरम। तो जो पीला पीला भाग होता है, आपको चोट लग जाए तो देखना पीला पीला जो भाग होगा चोट पर, वो होता है आपका सीरम होता है। क्या होता है, सीरम होता है। एक बार नजर मार लो पूरा अच्छे से, जो कि बेटा क्या बनाता है, जिसमें एंटीबॉडी होती है, जो रोग प्रतिरोध क्षमता से लड़ने का काम करता है। यहां से भी सीखने की कोशिश करेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर, स्कंदन कारक 13 प्रकार के होते हैं। 13 कारक आपके रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। कभी आपने नहीं पढ़ा था इससे पहले कि आपने तो एक शब्द रट लिया था कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन, नहीं, 13 कारक, 13 फैक्टर आपको रक्त का थक्का जमाने में क्या होते, सहायक होते, जिसमें से रक्त स्कंदन में 13 कारक सहायक होते। 13 कारक। अगर पूछा जाए इन कारकों को रोमन संख्या में लिखा जाता है, रोमन संख्या आपको पता है यहां पर लिखी रहती है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और छिप गया, 13 कारक होते टोटल। तो इस प्रकार की संख्या जो होती है, इस प्रकार की संख्या को हम रोमन संख्या कहते हैं। देखेंगे इन कारकों का संश्लेषण मुख्य से कहां से होता है, यकृत में होता है। ये तार देखो, फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहां से निकलती है, यकृत से।
एपेरिन प्रोटीन कहां से निकलती है? यकृत से। ये 13 कारकों का निर्माण या 13 कारकों का संश्लेषण कहां से होता है? लिवर से होता है, यकृत से होता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रश्न में बता चुका था, आपको भी याद होगा कि मनुष्य में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस अंग में बनती है? तो यकृत में बनती है। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी विटामिन चाहिए? के। देखेंगे 13 कारक में से हम कुछ कुछ कारक को पढ़ लेंगे। जैसे पहला कारक कौन सा है? फाइब्रोजन प्रोटीन। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हो गया। तीसरा थ्रोम्बोब्लास्टिन प्रोटीन, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। तीसरा बेटा कैल्शियम। चौथा प्रोएस्किरिन, तो ये भी ध्यान रखना है। प्रोएक्सलेरिन, तो बेटा चौथा कारक प्रोएक्सलेरिन। तो पांचवा कारक एक्सलेरिन, इस कारक अब अमान्य कर दिया है। तो ये 5 कारक मैं आपको मोटा मोटा बता चुका हूं, और ये कारक अगर आपको याद रह सकते तो याद कर लेना बच्चों छात्रों, क्योंकि पूरा डिटेल वाइज एनसीईआरटी पर पूरा लिखा हुआ है। तो ये एस्क्लिन वगैरह ये सारी चीज आपको 13 कारक जो है